हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि फोर्स, कोएशन और वायलेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अगेंस्ट फोर्स को इस्तेमाल करता है सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट के बिना किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तब हम ये बात कह सकते हैं कि उसने क्रिमिनल फोर्स को यूज़ किया है। या फिर अगर किसी व्यक्ति का इंटेंशन ऐसा रहता है कि वो फोर्स को इस्तेमाल करे और किसी अन्य व्यक्ति को इंजुरी, फियर या फिर अनॉयंस कॉज करे, तब भी हम ये कह सकते हैं कि सामने वाले ने क्रिमिनल फोर्स को यूज़ किया है। या फिर अगर कोई व्यक्ति ये बात जानते हुए भी फोर्स को इस्तेमाल करता है कि अगर वो फोर्स इस्तेमाल करेगा तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसे इंजुरी, फियर या फिर अनॉयंस कॉज होगा, उसके बावजूद भी अगर वो फोर्स अप्लाई करता है तो यहाँ पर वो क्रिमिनल फोर्स को यूज़ कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जेड एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बंधी हुई बोट में बैठा हुआ था। ए वहाँ पर आता है और जो बंधी हुई बोट रहती है उसे खोल देता है, इस इंटेंशन के साथ में कि जो बोट है वो बह जाए। यहाँ पर ए के द्वारा जान करके जेड को मोशन में लाया गया है और यहाँ पर ए ऐसा कार्य करता है जिससे मोशन प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई और एक्ट है भी नहीं। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो ए है उसने इंटेंशनली फोर्स को इस्तेमाल किया है जेड के लिए, और अगर उसने ऐसा किया है जेड के कंसेंट के बिना इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, या फिर इसलिए कि जो जेड है उसको इंजरी आ जाए या फिर वो डर जाए या फिर जो जेड है वो अनॉय हो जाए, या फिर अगर उसने ये जानते हुए भी ऐसा कार्य किया है कि अगर वो ऐसा करेगा तो जो जेड है उसको इंजरी आएगी या फिर वो डर जाएगा या फिर वो अनॉय हो जाएगा, तब यहाँ पर ए ने क्रिमिनल फोर्स को इस्तेमाल किया है जेड के अगेंस्ट। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जेड एक चैरियट को राइड कर रहा था। ए के द्वारा जेड के हॉर्सेस को लैश किया जाता है जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पर ए के द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया है जेड के लिए क्योंकि ए ने ही एनिमल्स को इंड्यूस किया है कि वो अपनी मोशन को चेंज करें। और अगर ऐसा ए ने जेड की कंसेंट के बिना किया है और ऐसी इंटेंशन के साथ किया है या फिर ये जानते हुए भी किया है कि अगर वो ऐसा करेगा तो जेड को इंजरी आ सकती है, जेड डर सकता है या फिर जेड अनॉय हो सकता है, तब यहाँ पर ए ने क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करा है। सेक्शन 350 बताता है कि क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। अगर हम इसी सेक्शन को आसान भाषा में समझें तो सेक्शन ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति फोर्स को इस्तेमाल करता है दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने के लिए, उसे डराने के लिए या फिर उसे परेशान करने के लिए, और ऐसा वो इंटेंशन के साथ करता है या फिर उसे पता है कि अगर वो ऐसा कोई कार्य करेगा तो सामने वाला व्यक्ति परेशान होगा, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसा कार्य करता है तो यहाँ पर वो जो फोर्स इस्तेमाल कर रहा है ऐसे फोर्स को हम क्रिमिनल फोर्स कहेंगे। इस सेक्शन में हमको नोट करना चाहिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए अपना फोर्स इस्तेमाल करे या फिर सामने वाले को परेशान करने के लिए इंटेंशन के साथ अपने फोर्स को इस्तेमाल करे, या फिर सामने वाला परेशान होगा इस बात को जानते हुए भी अपने फोर्स को इस्तेमाल करे, तो हम इसे क्रिमिनल फोर्स कहेंगे। कोएशन को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जिसका मतलब ये होता है ऐसा कोई भी एक्ट कमिट करना या फिर कमिट करने के लिए थ्रेटन करना जो एक्ट फॉरबिडन है आईपीसी के द्वारा, या फिर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए धमकी देना, इस इंटेंशन के साथ में कि जो व्यक्ति है वो एग्रीमेंट के लिए राज़ी हो जाए, तब हम इसे कोएशन कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन है, या फिर ऐसे कार्य को करने की धमकी दी जाती है और ये इसलिए किया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को एग्रीमेंट के लिए राज़ी किया जा सके, अब हम इसे कोएशन कहेंगे। या फिर अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को धमकाया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया जाएगा और ऐसा इस इंटेंशन के साथ किया जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो एग्रीमेंट के लिए रेडी हो जाए,
तो हम इसे भी कोएर्शन कहेंगे। अब यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि ये बिल्कुल इममटेरियल है कि जिस जगह पर कोएर्शन को इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर आईपीसी फोर्स में है या नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि ए एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इंग्लिश शिप पे था। वो बी को क्रिमिनली इंटिमिडेट करता है कि जो बी है वो एग्रीमेंट के लिए राज़ी हो जाए। बाद में ए बी को सू करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैलकाटा में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए के द्वारा कोएर्शन को इस्तेमाल किया गया था। ऑल्दो ये जो कार्य उसके द्वारा किया गया है ये इंग्लैंड के लॉ के अनुसार कोई ऑफेंस नहीं है, और साथ ही साथ जो सेक्शन 506 है आईपीसी का वो उस टाइम पे फोर्स में भी नहीं था। पर उसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि ए के द्वारा कोएर्शन को इस्तेमाल किया गया है। जो शब्द है वॉयलेंस उसे डिफ़ाइन किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। WHO का कहना ये है कि जब फिज़िकल फोर्स को या फिर पावर को इंटेंशनली इस्तेमाल किया जाता है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी ग्रुप के अगेंस्ट या फिर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, जिसका रिज़ल्ट ये आता है कि लोगों को इंजरी होती है या फिर डेथ कॉज होती है या फिर साइकोलॉजिकल हार्म होता है या फिर मेल डेवलपमेंट या डिप्राइवेशन होता है या फिर इन सब में से कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब हम कहेंगे कि वॉयलेंस किया गया है। इस डेफिनेशन में इंटेंशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है रिज़ल्ट से भी। जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को एक्साइट किया जाता है इंजूरियस या फिर डैमेजिंग वे में तो इसे वॉयलेंस कहा जाएगा। वॉयलेंस चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो प्रिवेंटेबल होता है। वॉयलेंस के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड पॉवर्टी, इनकम, जेंडर इनइक्वालिटी, harmful use of alcohol, absence of safe, stable and nurturing relationship between children and parents। वायलेंस काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं और वायलेंस के पीछे फैक्टर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, पर यहाँ 3 ऐसी ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं जिनमें हम वायलेंस को डिवाइड कर सकते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, इंटरपर्सनल वायलेंस, कलेक्टिव वायलेंस। वॉयलेंट जो एक्ट्स होते हैं वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और इमोशनल भी हो सकते हैं। जो सेल्फ डायरेक्टेड वॉयलेंस है उसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, सुसाइडल बिहेवियर और सेल्फ अब्यूज़। सुसाइडल बिहेवियर में हम इंक्लूड कर सकते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड को, सेल्फ इंजरी को, और सेल्फ अब्यूज़ से मतलब है सेल्फ म्यूटिलेशन। वहीं इंटरपर्सनल वायलेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 सब कैटेगरीज़ में, फैमिली एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और कम्युनिटी वायलेंस। फैमिली और पार्टनर वायलेंस ऐसा वायलेंस है जो कि यूजुअली घर में होता है पर घर के बाहर भी हो सकता है, पर ये घर वालों के बीच में ही होता है। और कम्युनिटी वायलेंस ऐसे लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। कलेक्टिव वायलेंस को भी हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल वायलेंस और इकोनॉमिक वायलेंस। कलेक्टिव वायलेंस बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है। सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस और इंटरपर्सनल वायलेंस कम लोगों में किया जाता है और कम लोगों के द्वारा किया जाता है, पर जब यही वायलेंस एक भीड़ के द्वारा किया जाता है तब हम इसे कलेक्टिव वायलेंस कहते हैं। कलेक्टिव वायलेंस में हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी सोशल एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए किया गया वायलेंस, ऐसा वायलेंस जो कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के द्वारा कमिट किया जाता है, टेररिस्ट एक्ट्स और मॉब वायलेंस।